हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है भाई आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी। यानी कि आज मैं आपसे बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। साथ में आप लोगों को मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं इस क्लास के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड यानी कि एक देश के द्वारा जब दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है, लेन देन किए जाते हैं, किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज में डील की जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जिसका एक मुख्य कारण है सर किसी एक देश में किसी एक वस्तु का होना और दूसरे देश में उस वस्तु का ना होना, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर ही क्यों ना हो। कई बार कोई एक देश नेचुरली तौर पर किसी प्रोडक्शन में रिच रहता है, जबकि दूसरे देश में उसको इंपोर्ट ही करना होता है क्योंकि वहां पर वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। या इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कोई एक देश है सर जहां पर किसी प्रोडक्शन को करने की लागत कम आती है और इसीलिए जरूरी है कि दूसरे देश वाले उसका उत्पादन करने के बजाय जहां की लागत कम है, जहां खर्चा कम है, जहां कीमत कम है, वहां से इंपोर्ट कर ले। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर दो देशों के बीच में जो व्यापार होते हैं उस पे स्पेशलाइजेशन का भी फर्क होता है कि कौन सी कंट्री किस चीज के स्पेशलाइजेशन को टारगेट करती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों के अंदर मुझे कुछ सिखाना है आप लोगों को। चलिए समझते हैं क्या कुछ जरूरी है। देखिए, पहली चीज यहां पर एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। देखिए, ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है सर? यहां पर जब हम ये कहते हैं कि कोई भी देश या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति या कंपनी मान लीजिए, जब वो किसी भी एक यूनिट को प्रोड्यूस करती है और फिर दूसरा देश भी उसी यूनिट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक देश में उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो कम होता है और दूसरे देश में उसी को प्रोड्यूस करने पर ज्यादा खर्च होता है। मान लीजिए कि आपने गेहूं का उत्पादन करना है और गेहूं का उत्पादन एक देश में 1 क्विंटल को करने के लिए 100 रुपए खर्च होते हैं, वहीं दूसरे देश में 1 क्विंटल गेहूं करने के लिए 70 रुपए खर्च होते हैं। तो आप कहेंगे सर कहीं पर लागत कम आती है, या फिर आप इसे ऐसे कहिए कि सर दोनों देशों में 100 रुपए लगाए जाते हैं, दोनों देशों में 100 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं एग्रीकल्चर में गेहूं का उत्पादन करने पर, उसी 100 रुपए में कोई देश में 1 क्विंटल गेहूं हो पाता है तो वहीं किसी दूसरे देश के अंदर वो 100 रुपए में ही 1.5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाता है। तो इसमें जो कंट्री की लागत कम आती है, यही कि सेम लागत आने पर ज्यादा उत्पादन कर जाती है, हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो इस केस में क्या होगा, जहां पर ये लागत कम होगी या जहां ज्यादा उत्पादन हो जाएगा सेम अमाउंट में, तो वो ज्यादा एडवांटेज में रहेगा और इस कारण से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। इसको रिकार्डो की थ्योरी का नाम दिया गया है। इसको माफ कीजिएगा, एडम स्मिथ की थ्योरी कही गई है सर। इसे एडम स्मिथ ने इसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को डिफाइन किया है अपनी थ्योरी में, जबकि रिकार्डो की थ्योरी नेक्स्ट होगी जिसे हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। तो दो अलग अलग थ्योरीज हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि सर सेम अमाउंट पर बात हो रही है कि वहां पर एक ज्यादा उत्पादन कर रहा है जबकि दूसरा कम उत्पादन कर रहा है। अच्छा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की हम बात करें, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है ये एडम स्मिथ ने दी है। लेकिन याद रखना कि सर जहां की लेबर ज्यादा कुशल होती है, जहां की लेबर ज्यादा स्किल्ड होती है, वहां पर हमेशा लागत कम आती है या उत्पादन अधिक हो पाता है। इस बात को फोकस किया। लेबर की मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जो लेबर एक देश के अंदर है, जो मजदूर श्रमिक है, वो दूसरे देश मूव नहीं करेगा। हर देश की जो लेबर वो अपने पास रहेगी, वो इमूवेबल नेचर की मानी गई है। अच्छा, कंपैरेटिव कॉस्ट में क्या कहा गया, देखो ध्यान से। इसमें यह कहा गया तुलनात्मक लागत का अर्थ यह होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कि कोई भी देश जो होगा वो अपनी कम अवसर लागत पर उत्पादन करेगा। यानी एक देश में किसी एक वस्तु को बनाने के लिए जो दूसरी वस्तु छोड़ देते हैं उसे अवसर लागत कहते हैं। एक वस्तु को बनाने के लिए दूसरी वस्तु को छोड़ने की जो लागत है वो अवसर लागत जिस देश में कम होगी वो देश उसमें एडवांटेज होगा, उसको लाभ होगा। इसे कंपैरेटिव कहते हैं। यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत को टारगेट करते हैं ये जितनी कम होगी। और इसको क्या कहा जाता है सर? इसे डेविड रिकार्डो नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने अपनी किताब में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये कंपैरेटिव कॉस्ट यानी तुलनात्मक लाभ सिद्धांत कहलाता है। दो बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखो यहां क्या है, व्यापार की शर्तों का अर्थ क्या होता है, टर्म ऑफ ट्रेड किसे कहा जाता है।
तो जनरली तौर पर हम ये बात करते हैं, टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सर कि जो व्यापार की शर्तों के अंतर्गत जो आयात और निर्यात होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसे हिंदी में निर्यात कहते हैं और इंपोर्ट को आयात कहते हैं, इन दोनों की जो कीमतें होती हैं, उनका जो अनुपात बनता है, उनके बीच जो रेशो बनता है, उसी को टर्म ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यानी कि अगर मुझे टर्म ऑफ ट्रेड निकालना होगा, जिसे टीओटी कहा जाता है, टर्म ऑफ ट्रेड कहा जाता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? देखो ध्यान से, टर्म ऑफ ट्रेड को निकालने का तरीका कि सर जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट होगा, एक्स मतलब एक्सपोर्ट होगा, प्राइस ऑफ इंपोर्ट एम होगा, यानी इनके बीच जब अनुपात निकाला जाएगा, यानी इसको 100 से मल्टीपल किया जाएगा, तो इसको टर्म ऑफ ट्रेड कहा जाता है। एक चौथी बात और याद रखिएगा, विदेशी व्यापार गुणक किसे कहते हैं? देखो, विदेशी व्यापार गुणक का मतलब है कि हमारी इनकम और हमारे एक्सपोर्ट के बीच में क्या संबंध होगा। एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का जो आपस में संबंध होगा, जो रिलेशन होगा, उसे विदेशी व्यापार गुणक कहते हैं, यानी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहते हैं। इसे KF करके लिखते हैं इसे शॉर्ट में, और इसको लिखने का तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कि अगर हम एक्सपोर्ट में चेंज करेंगे, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट में, तो इनकम कितनी चेंज होगी, या इसको इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन MPS प्लस MPM, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो होता है, बचत की प्रवृत्ति, MPS कहलाती है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, इसको MPM कहा जाता है। इंपोर्ट को M से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा MPM। आप इनमें से किसी भी प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक निकाल सकते हैं। चलिए अब हम सवाल कर लेते हैं सर, इसमें जो 4 थ्योरी है, इस पर बेस्ड सवाल किस तरह से एग्जामिनर पूछने वाला है हम लोगों से। चलिए इस पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन और निर्यात में जो परिवर्तन होगा, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन जो डेल्टा एक्स होगा, ये क्या कहलाता है? आप कहोगे सर इसी को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहते हैं, इसी को विदेशी व्यापार गुणक जो बताता है एक्सपोर्ट के बढ़ने पर इनकम कितने गुना इंक्रीज करेगी। अगला सवाल है, व्यापार की शर्तों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? टर्म ऑफ ट्रेड जो एक्सप्लेन करते हैं हम, वो टर्म ऑफ ट्रेड किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं? देखो मैंने बताया था PX यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ M यानी इंपोर्ट, और इनटू में 100 कर देंगे अगर, तो ये जो होगा ये एक अनुपात बन जाएगा सर PX अपॉन PM करने के बाद, और इसी को टर्म ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे मेरे साथ आप। सवाल ये था हमारे पास कि सर व्यापार की शर्त को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अगर हमारे एग्जाम में सवाल होगा व्यापार की शर्त को लेकर, तब आपका जवाब क्या होगा? मैंने बताया था कि व्यापार की शर्त का मतलब है निर्यात और आयात के मूल्य, निर्यात और आयात के मूल्यों का जो अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात को ही टर्म ऑफ ट्रेड का नाम दिया जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा टर्म ऑफ ट्रेड, यानी वो C हो जाएगा। बेहद आसानी से बात आपको समझ पा रहे हैं यहां तक? अच्छा, यहां पर याद रखिएगा एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी है, इसमें जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का प्रॉफिट का सिद्धांत है, जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसने दिया है? तो एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव, दो वर्ड याद होंगे आपको सर, इसे एडम स्मिथ ने दिया है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट को एडम स्मिथ ने दिया है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे पास रिकार्डो के अनुसार जो दो देशों के बीच का व्यापार है, उसके लिए क्या आवश्यक होता है? रिकार्डो के अनुसार क्या आवश्यक होता है? एडम स्मिथ एब्सोल्यूट टर्म में लेकर चलते हैं कि ज्यादा फायदा कहां हो रहा है, लेकिन जो रिकार्डो है वो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस लेकर चलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कहां पर अवसर लागत कम आएगी, वो ज्यादा एडवांटेज में होगा। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी लेकर चलते हैं। इसीलिए अगर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच के अंदर। अगर आप किसी भी स्टेट के PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप BPSC TRE 4 के लिए, TRE 3 के लिए, 11th-12th क्लास के लिए जा रहे हो, DSSB के लिए हो, UP PGT के लिए हो, या कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम जहां पर इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो वहां पर आप इस बैच से बेनिफिट ले सकते हो। जस्ट 799 फी में आप इसमें, और ये 4 महीने क्लास चलेंगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी, और ये मिलेगा www.careerwheel.com पर जाकर मोबाइल नंबर डालिए अपना, वहां से बैच को सेलेक्ट करिए, इकोनॉमी स्पेशल 05 को
पेमेंट करिए 799 की CW20 कोड का इस्तेमाल कीजिए, CW20 इस्तेमाल कीजिए कोड को, एंड देन आप इसको ले सकते हैं यहां पर। तो 799 की फी में ये पूरा कोर्स अवेलेबल होगा आपके पास। तो होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब यहां पर बताना मुझे कि सर कौन सी लागत की दशा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, कौन सी लागत की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। रिकार्डो कहते हैं कि कंपैरेटिव डिफरेंस में हो जाएगा, एडम स्मिथ कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस में हो जाएगा, लेकिन किस में नहीं होगा, तो वो इक्वल डिफरेंस में। क्योंकि अगर ये बात याद रखो कि दोनों जगहों पर जो अवसर लागत है वो समान आ रही है, दोनों जगहों पर अब मैं कहूं समान लागत पर उत्पादन हो रहा है सर, तो एक देश को दूसरे देश से खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। इक्वल कॉस्ट डिफरेंस होगा तो फिर कोई व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों देश अपने ही अपने देश में उत्पादन कर लेंगे, इक्वल केस में नहीं कर सकते। विदेशी व्यापार गुणक का सही समीकरण क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो होता है हमारा विदेशी व्यापार गुणक, इसका सही मान क्या होता है याद रखना। तो विदेशी व्यापार गुणक का मैंने बताया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम करके इस तरह भी निकाला जा सकता है। और यहां पर हमें 1 अपॉन एमपीएम प्लस एमपीएस दिया है जो सही है सर, विदेशी व्यापार गुणक कहलाता है। यही सवाल एक बार और दिया गया है, यदि एमपीएस 0.3 हो, एमपीएम 0.2 हो और निर्यात दिया गया है यानी कि एक्सपोर्ट 1000 करोड़ का हो, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में जो विदेशी व्यापार में गुणक के द्वारा वृद्धि है वो कितनी होगी। देखो अगर मैं आपको करता हूं 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम करके, तो यहां से क्या निकल कर आता है सर, यहां से निकल कर आता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको KF से डिनोट किया जाता है, यानी 1 अपॉन 0.3 प्लस 0.2 दिया गया है, जिसका मतलब है 1 अपॉन 0.5, जिसका मतलब है 2। यानी मेरा जो विदेशी व्यापार गुणक है वो 2 आया है सर यहां पर। और विदेशी व्यापार गुणक का ये रूल होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं सर इसे। ये 2 दे रखा है, पूछ रहा है कि वाई में कितना चेंज होगा अगर निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 1000 करोड़ का चेंज करेंगे, तो ये 1000 करने पर ये 2000 हो जाएगा, 1000 करने पर सर ये 2000 हो जाएगा। क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, 2 वैल्यू पता है, दी गई है, मुझे वाई बताना है, एक्स दिया गया है, तो यहां से 1000 और 2 का मल्टीपल करने पर 2000 करोड़ हो जाएगा। तो विदेशी व्यापार गुणक के बारे में आपको याद होगा। अच्छा, अगर इंपोर्ट की मार्जिनल प्रोपेंसिटी यानी एमपीएम इंक्रीज करता है तो विदेशी व्यापार गुणक पर क्या फर्क पड़ेगा सोचिए। अगर ये फॉर्मूला है सर 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम, यहां पर ये कह रहा है अगर एमपीएम की वैल्यू बढ़ती है तो बताओ विदेशी व्यापार गुणक पे। देखो जब कोई भी वैल्यू नीचे होती है, नीचे की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये वैल्यू छोटी आएगी। अगर एमपीएस बढ़ता है या एमपीएम बढ़ता, इन दोनों में से कुछ भी बढ़ता है याद रखना, तो आपकी जो केएफ होगा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, केएफ कम हो जाएगा सर। विदेशी व्यापार गुणक की वैल्यू छोटी आएगी, ये कम हो जाएगा। ये तो रूल पता है ना सबको भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देख लो आप यहां पर। सर ये जितना नंबर बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी आएगी, यानी कि मल्टीप्लायर डिक्रीज कर जाएगा, गुणक का मूल्य जो हो जाएगा वो घट जाएगा। भाई याद रखना, गुणक का मूल्य जो होगा वो घट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो याद रखना तुलनात्मक लागत सिद्धांत कहता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो कि रिकार्डो ने दिया हुआ है सर, वो क्या कहता है, किस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। मैंने क्या बताया आपको, जब इक्वल कॉस्ट डिफरेंस होगा, जब दोनों जगह सेम लागत होगी, जहां दोनों जगह अवसर लागत समान होगी। देखो ज्यादा फायदा कब होगा, जब एक जगह अवसर लागत कम, एक जगह ज्यादा होगी। तो जहां कम है वहां से हम खरीदेंगे सामान को। अगर दोनों जगहों पर अवसर लागत समान होगी तो फिर व्यापार नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह बनाने का खर्चा सेम आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है दो देशों के बीच में, आप मुझे बताएं,
क्या वजह है दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की? तो मैंने आपको बताया दो देशों में जो उत्पादन है वो अलग अलग चीजों का है, दो देश अलग अलग चीजों में स्किल्ड हैं, दो देशों में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, दो देशों में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो जो हमारे देश में हो रहा है वो हम अपने देश का लेंगे, जो नहीं हो रहा वो विदेश से लेकर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों दिशाओं में, दोनों देशों में उत्पादन की स्थिति अलग अलग है, इसीलिए हम विदेशी व्यापार करते हैं। याद रखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस बात को ध्यान में रखना है कि लेबर का मूवमेंट नहीं होता है। अगर लेबर का मूवमेंट हो जाएगा तो फिर हर देश क्या करेगा, लेबर स्किल्ड को बुला लेगा, दूसरे देश से नहीं खरीदेगा, अपने ही देश में अच्छी लेबर से बनवाएगा काम को। लेबर्स की मोबिलिटी नहीं होती है सर, श्रम की गतिशीलता नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था लेबर अपनी जगह रहती है, लेबर कहीं नहीं जाती है, क्योंकि जब लेबर अपनी जगह रहेगी तभी यह पॉसिबल होगा कि वो यहां पर व्यापार करेंगे और फिर उसको दूसरे देशों के साथ डील करेंगे। व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की क्या मान्यता है? मैंने बताया कि मान्यता यह है दो देशों के बीच के जो साधन, जो रिसोर्सेज हैं वो इमूवेबल नेचर के होंगे सर। दो देशों के बीच में जो साधन होंगे वो इमूवेबल, अगतिशील होंगे, क्योंकि अगर वो गतिशील हो गए तो फिर आपको पता है सर लेन देन नहीं होगा। दो देशों के बीच जो साधन, स्पेशली इसमें लेबर को माना गया है, उसकी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो इमूवेबल नेचर का होना चाहिए। तो मेरी बात आपको समझ में अगर आ गई हो यहां तक, तो होपफुली आप ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पर बेस्ड कोई भी सवाल कर पाएंगे, और ये छोटी सी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी जरूर। प्रॉपर पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा, कैरियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमी स्पेशल बैच 2024 आपके सिलेक्शन का वर्ष होगा, इसी उम्मीद के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे और होपफुली आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।